हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं राम चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में कि डाल्टन ने परमाणु संरचना के बारे में क्या अपनी अवधारणा दी, क्या अपना कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा और आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है ना, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा जो कि आप लोगों की लैब असिस्टेंट की एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो, एक बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आप लोगों का जो लैब असिस्टेंट का केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, वो पूरी तरीका से 11वीं क्लास से मैच करता है। ठीक है ना, पूरी तरीका से 11वीं क्लास से मैच करता है। 12th के तो आप लोगों के बहुत ही कम टॉपिक हैं। पूरे टॉपिक आप लोगों को दे रखे हैं वो 11वीं क्लास के दे रखे हैं। और पता है आप लोगों की कमजोरी क्या है? कमजोरी आप लोगों की ये है कि 11वीं क्लास एक लोकल क्लास होती है और आप लोगों ने लोकल क्लास समझ के उसमें पढ़ाई नहीं की थी। आप अच्छी तरीका से जानते हो 11वीं क्लास में आपने कितनी पढ़ाई की है, ये आप लोगों को ही पता है। इसीलिए आप लोगों की केमिस्ट्री सब्जेक्ट वो बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि आप लोगों का उसका बेसिक क्लियर नहीं है। और जब तक किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर नहीं होगा, विशेषकर केमिस्ट्री का, तब तक आप उस सब्जेक्ट में सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। इसीलिए केमिस्ट्री को यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक चीजें ही आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे मेरे लेक्चर बढ़ते जाएंगे, लगभग मेरे 5 या 7 लेक्चर होंगे, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि यार हम लोगों को केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब हम बहुत सारी चीजें सीख गए केमिस्ट्री की। ठीक है ना। इसलिए मैं जितनी भी चीजें आप लोगों के लिए समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़ते और समझते चलना और एक पेन और कॉपी अपने हाथ में रखना। ठीक है ना। जो जो चीज मैं यहां पर लिखवाऊंगा आप लोगों के लिए, उनको लिखते चलना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। चीजें मैं यहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है ना। लेकिन एग्जाम टाइम में आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स जो आप बनाओगे आप लिखते टाइम, यही आप लोगों के काम आएंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बोला, प्रोटॉन के बारे में कुछ बोला, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बोला, तो वो चीज आप लोग साथ साथ लिखते चलना, जिससे भी जब भी कभी उन चीजों को देखो तो आप लोगों को कम टाइम लगे। ठीक है ना। और किसी भी तरीका से लो, आप लोगों के पास में 24 घंटे होते हैं। ठीक है ना। किसी भी तरीका से लो, एक क्लास रोज केमिस्ट्री की लेनी है। मैं कोई इतना बड़ा लेक्चर भी नहीं बनाऊंगा कि 1.5 घंटे का बना दिया, 1 घंटे का बना दिया। मेरा लेक्चर बहुत कम टाइम का होगा, लेकिन इतने ही टाइम में मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर जाऊंगा। ठीक है ना। आप तो मेरे साथ बने रहिए और अपनी क्लासों को रेगुलर चालू रखिए। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो कोचिंग के नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। कम से कम मुझे ये तो पता लग जाएगा कि आप लोगों के पास में ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना। मेरी तरफ से मैं 100% दे रहा हूं, तो आप भी अपनी तरफ से 100% दो, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। विशेषकर मैं केमिस्ट्री की गारंटी ले सकता हूं, केमिस्ट्री में आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे वो 30 क्वेश्चन हो आप लोगों के या 33 क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री के आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही होंगे। बस जिस तरीका से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीका से आप पढ़ते जाइए। ठीक है ना। केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन आप लोगों को सही होंगे। टॉपिकों को पढ़ाने के बाद ट्रिक बोला करूंगा उनके बारे में, उन ट्रिकों को आप साथ साथ लिखते चलना। ठीक है ना। उसके बाद उनके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जब उनके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, तो आप लोगों को इतना मजा आएगा कि सर ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो बहुत सीधी है। बेटा सीधी इसलिए है क्योंकि आप लोगों के अब बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है ना। जितनी ज्यादा चीजों को समझ के चलोगे ना, चीजें उतनी ज्यादा आसान होंगी। और जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे लास्ट ईयर की आप लोग लेबर असिस्टेंट के पेपर को सॉल्व करके देखना, आप लोगों को ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी तरीका से हम इन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीका से सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहले आज के लेक्चर की मैं शुरुआत करता हूं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के। ठीक है ना। जो डाल्टन नाम का साइंटिस्ट था ना, उसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात बोली थी। तो उसने क्या बात बोली थी? उसने ये बात बोली थी सन 1808 में जॉन डाल्टन ने, कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु वो एक अविभाज्य कण है। मतलब परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। जब डाल्टन ने ये बात बोली थी कि भाई परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, या ऐसे बोल सकता हूं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन होती है? परमाणु होती है, एटम होती है। अर्थात हम एटम को विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड, थॉमसन और बोर नाम के साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने डाल्टन से एक बात पूछी थी कि भाई एक बात बता, अगर परमाणु को विभाजित हम नहीं कर सकते तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? क्योंकि ये तो परमाणु संरचना के अंदर आते हैं। तो वहां पर डाल्टन पूर्ण रूप से फेल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि परमाणु को विभाजित किया जा चुका है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। फिर इन तीनों साइंटिस्टों के द्वारा परमाणु संरचना दी गई थी, जैसे कि आप लोगों का थॉमसन हुआ, रदरफोर्ड हुआ, बोर हुआ। खूब आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़े
अब थोड़ा और अच्छी तरीके से पढ़ लो, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए परमाणु संरचना को बता देता हूं, क्योंकि अभी जो डिस्कशन होगा ना वो परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है ना। इसमें हम सभी चीजों का डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, और आप लोगों का द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर का, एटॉमिक आप लोगों का परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन मैं आज के इस लेक्चर में करूंगा, ठीक है ना। सारी चीजें आप लोगों के लिए निकालना सिखाऊंगा कि कैसे पता लगेगा कि इस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, क्या इसके द्रव्यमान नंबर है, क्या इसमें आप लोगों का परमाणु क्रमांक है। इन सारी चीजों का डिस्कशन मैं आज के इस लेक्चर में करूंगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, एक बार परमाणु संरचना को फिर से समझा देता हूं। देखो परमाणु संरचना में आप लोग क्या देखते हो कि नाभिक होती है, नाभिक के चारों ओर कौन होते हैं? कोष होते हैं, जिनको आप सेल बोलते हो, ठीक है ना। ये आप लोगों के कौन होते हैं? कोष, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये आप लोगों की कौन होती है? नाभिक होती है, मतलब न्यूक्लियस होती है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। और ये जो कोष होते हैं, सेल होते हैं, इनमें कौन चक्कर लगाते हैं? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन। ये इनमें कौन होते हैं? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन। ये कौन होते हैं? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन। एक बात आप विशेषकर ध्यान में रखना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किन में मिलते हैं? कोषों के अंदर मिलते हैं। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं? नाभिक के अंदर मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। खूब अच्छी तरीके से जानते हो आप लोग कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, ठीक है ना। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन आप लोगों का क्या होता है? उदासीन। अर्थात जो न्यूट्रॉन होता है उस पर क्या चार्ज होता है? जीरो। न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अभी इनका और मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई? नीचे लिख देता हूं चित्र परमाणु संरचना। चित्र परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर से डिस्कशन कर लेता हूं। जॉन डाल्टन, इस साइंटिस्ट का पूरा नाम है जॉन डाल्टन, ठीक है ना। साइंटिस्ट का पूरा नाम कौन है? जॉन डाल्टन। ये बात कब बोली थी उसने? 1808 में बोली थी। इन सारी चीजों को आप लिखते चलना, ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉम्पिटिशन का मतलब यही होता है कि आप लोगों को जो मेन चीज है ना वही याद होनी चाहिए। टॉपिक को पहले समझ लो, समझ ली कहा यार डाल्टन ने क्या बात बोली थी, फिर उसको अथाह भंडार लिखने की क्या जरूरत है। आप लोग कम शब्दों में लिख दो कि भाई डाल्टन ने ये बात कब बोली थी? कब बोली थी? 1808 में बोली थी। पूरा नाम जॉन डाल्टन है। बस क्या बोली थी? परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में उसने ये बोली थी कि भाई जो परमाणु होता है अर्थात जो एटम होता है वो एक अविभाज्य है, अर्थात उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। बाद में रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर, इन्होंने क्या बात बोली थी कि नहीं, परमाणु एक विभाज्य कण है, अर्थात परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। तभी तो परमाणु संरचना दी गई थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर दी गई थी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और एक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होती है। डाल्टन के अनुसार तो सबसे छोटी इकाई कौन होती है? परमाणु होती है। लेकिन इन साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर, इनके अकॉर्डिंग एक परमाणु की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो कौन होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। जिसके बारे में अभी इसके बाद मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई, तो ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो आप लोगों का डाल्टन क्लियर होता है, ठीक है ना। अब परमाणु से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है आप लोगों की, उन सारी डेफिनेशन को मैं क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि यहां से आप लोगों के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इनकी खोज कब हुई थी? खोजकर्ता का नाम क्या था? मतलब इनकी डिस्कवरी कब हुई थी? फिर इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है ना। इस पर क्या चार्ज होते हैं? इनको किस तरीका से निकालते हैं? इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन मैं अभी करूंगा आप लोगों के सामने। तो हेडिंग डाल देता हूं, परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा मतलब डेफिनेशन, फिर एक एक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देख लो आप लोग, इसको मिटा देता हूं और कुछ डेफिनेशन उनके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो हेडिंग हो गई आप लोगों की परमाणु से संबंधित, परमाणु से संबंधित, परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मतलब डेफिनेशन, परिभाषा है, ठीक है ना। परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, पहली हेडिंग डाल देता हूं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पहली हेडिंग हो गई आप लोगों की इलेक्ट्रॉन। और आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो ध्यान से समझना,
इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी उसकी केमिस्ट्री है वो पूरी केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ध्यान से समझ कर चलना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है ना। आप लोगों ने खूब सुना होगा थॉमसन का नाम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन इसका नाम जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने दिया था 1874 में। एक बार फिर से समझना ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन इसका जो नाम दिया था ना वो स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने दिया था 1874 में। पहले समझ लो, अभी को यहां पर लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। पहले आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो सारी चीजों को, फिर इन सारी चीजों को मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, आप लोग आराम से कॉपी में लिख देना, ठीक है ना। थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इसका नाम किसने दिया था? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने सन 1874 में। आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10 की घात -31 केजी, ये इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आप लोगों का द्रव्यमान होता है, केजी के अंदर निकालते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पाए कहां पर जाते हैं? तो अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन कोषों के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं? कोषों के अंदर पाए जाते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पर पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सेल में मतलब कोष में पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक मतलब न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो, मैंने क्या बात बोली है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज, वो खोज डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। थॉमसन नामक जे थॉमसन, खूब सुना होगा, इसका पूरा नाम क्या है? जे थॉमसन है, ठीक है ना। तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसका नाम किसने दिया था? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने सन 1874 में, ठीक है ना। नाम किसने दिया था? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने 1874 में। इस पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश खूब आप लोगों ने सुना है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, ठीक है ना, 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश। बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 गुना 10 की घात -31 केजी, ये क्या होता है? इस पर क्या होता है आप लोगों का द्रव्यमान, ठीक है ना। और ये कहां पर पाया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन कोषों के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कोषों में पाए जाते हैं, मतलब सेल में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कोषों में पाए जाते हैं, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाम किसने दिया था? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आवेश क्या होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 गुना 10 की घात -31 केजी। कहां पर पाए जाते हैं आप लोगों के इलेक्ट्रॉन कोषों के अंदर, मतलब सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब बात ये निकल के सामने आती है कि ठीक है सर, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोगों को याद हो गई, लेकिन सर किसी भी परमाणु के अंदर या एटम के अंदर हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है? तो एक बात आप विशेषकर ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन की पहचान इस तरीका से होती है कि जितना आप लोगों का परमाणु क्रमांक होता है ना, जैसे कोई भी परमाणु है, एटम है, और ना ही उस पर प्लस है ना ही उस पर माइनस चार्ज है, मतलब वो उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है, उस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। तो ध्यान में रखना, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है ना, एटॉमिक नंबर, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या आपकी डिपेंड करेगी परमाणु क्रमांक पर। अगर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, आप लोगों को एटॉमिक नंबर जितना किसी परमाणु को होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। कैसे घटेंगे, कैसे बढ़ेंगे, आगे के लेक्चरों के अंदर जब मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा ना, तब आप लोगों को सारी चीजों का पता लग जाएगा। फिलहाल में तो आप लोग इतना ही मतलब रखो कि इन सारी चीज जो अभी लिखवाई है इनका मतलब रखो, और इतना मतलब रखो कि किसी भी उदासीन परमाणु में, मतलब न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगर किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो डिपेंड करेगा उस पर चार्ज पर। जैसे माना कि उस पर +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। सपोज कर उस पर -2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता को शो करता है। जितने उस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, और जितने उस पर नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। आगे जाकर जब मैं इनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, तब आप लोग देख लेना, तब सारी चीजें वहां पर अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं केवल उनकी थ्योरी बता रहा हूं, तो जैसे मैं थ्योरी बता रहा हूं ना, ऐसे ऐसे आप लोग कॉपी के अंदर लिखते चलो, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोगों को अथा भंडार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंटों को पकड़ो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसा क्वेश्चन आ गया, निम्न में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो देखते लगा देना यहाँ पर थॉमसन। अच्छा, इसका नाम किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था।
आवेश क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, कहां पर पाए जाते हैं, कोषों में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, सारी चीजें सीधी सीधी सी हैं। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ठीक है, अब मैं दूसरे का डिस्कशन करता हूं प्रोटॉन के बारे में। तो देखो दूसरी हेडिंग डाल देता हूं प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में भी जितनी चीजें है वो सारी चीजें लिख देता हूं। तो देखो अब मैं डिस्कशन करूंगा प्रोटॉन के बारे में। दूसरी हेडिंग हो गई आप लोगों की प्रोटॉन। ठीक है ना, आप लोगों को पता प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान में रखना है इनके जो सिंबल होते हैं ना वो स्मॉल में होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ये होता है। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, ये होता है। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, तो इनको स्मॉल में आप लोगों को शो करना है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं प्रोटॉन के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि भाई जो प्रोटॉन की खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि प्रोटॉन की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, वो की थी गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने 1886 में। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूंगा, ये लो। खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। खोज गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने कब की थी, 1886 में की थी। ठीक है ना, कब की थी, 1886 में। और बाकी की सारी चीजें आप लोगों को पता है। प्रोटॉन कहां पर पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन सारी चीजों को आप लोगों को पता है। लेकिन प्रोटॉन की संख्या हम किस तरीका से निकालते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से क्या बात बोली थी कि प्रोटॉन की संख्या डिपेंड करेगी परमाणु क्रमांक पर। जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे बोल दूं, जैसे भैया कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। और कोई आप लोगों से ऐसे पूछ ले कि भाई कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आपका जवाब होगा 6। क्योंकि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है, मतलब एटॉमिक नंबर होता है, उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। सपोज करो किसी का परमाणु क्रमांक 20 है और कोई आप लोगों से पूछ ले कि भाई कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोगों का जवाब होगा 20। क्योंकि बेटा आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसीलिए प्रोटॉन ना ही तो नाभिक में बाहर से आते हैं और ना ही नाभिक से निकलते हैं। प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल फिक्स होती है, जो किस पर डिपेंड करेगी, परमाणु क्रमांक पर। और जो प्रोटॉन की डेफिनेशन होती है उसको परमाणु क्रमांक से बोल सकते हो, और परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन उसको प्रोटॉनों से बोल दो। बात एक ही है। कोई आप लोगों से ऐसे बोल दे कि भाई कोई भी एटम उसमें 50 परमाणु, मतलब कोई भी एटम है और उसमें 50 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 50। क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, परमाणु क्रमांकों पर। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं, कोषों में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर से आ सकते हैं या आप लोग अंदर से बाहर निकाल सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल खूब आप लोगों ने सुना है और हम लोगों को सिलेबस में भी दे रखा है और वो इसी यूनिट में दे रखा है। आगे जाकर मैं डिस्कशन करूंगा। तो आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन होती है कि बाह्यतम कोष से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं, कोष में। बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल ले, प्रोटॉन तो नहीं निकाल ले, क्योंकि प्रोटॉन कहां पर पाए जाते हैं, नाभिक में। तो बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और आप लोगों को पता है जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और उस पर परमाणु पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसका मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। और इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या डेफिनेशन होती है कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी मुक्त होती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन ना ही तो निकलता है और ना ही आता है, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है और इलेक्ट्रॉन ही आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं, कोषों के अंदर पाए जाते हैं। और कोषों में एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और एनर्जी देकर निकाल सकते हैं और हम लोग उसमें जोड़ भी सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो परमाणु के अंदर तो उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, इंग्लिश में उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब इनका बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन आगे आने वाले लेक्चरों में करेंगे, जब मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, ये वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोग समझ में आ गई। इसीलिए एक उदासीन परमाणु में, मतलब उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। लेकिन अगर उसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। ध्यान में रखना, प्रोटॉन ना ही तो निकलते हैं और ना ही आते हैं। वो कहां पर पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है ना।
अब एक चीज और है यहाँ पर समझने, पूरी तरीका से बेसिक है। बेसिक ये चीज है, कभी आप लोगों ने एक चीज पर फोकस किया है कि यार हम लोग एक चीज पढ़ते आए हैं कि प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, और प्लस माइनस और माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित मतलब अट्रैक्शन करते हैं। तो फिर जो आप लोगों की नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अरे भाई अभी यही तो पढ़ रहा था, ये आप लोगों की नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है, जिस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसमें कौन होते हैं आप लोगों के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर प्रोटॉन नाभिक में कैसे टिक जाता है, इसका मैं जवाब देता हूं। पूरी तरीका से लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि जो नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है, इस प्रोटॉन की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। कोई आप लोगों से अगर ऐसे पूछ ले कि भाई नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर प्रोटॉन न्यूक्लियस में टिक कैसे जाता है, उसको तो रिपल्सन करना चाहिए। तब आपका जवाब ये होगा कि जो नाभिक पर न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, वो प्रोटॉन की वजह से ही आ रहा है। इसलिए तो अभी परमाणु क्रमांक की मैंने डेफिनेशन क्या बोली है, मैंने डेफिनेशन ये बोली थी अभी आप लोगों से कि परमाणु क्रमांक किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉनों की संख्या पर। जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसका परमाणु क्रमांक उतना ही होगा। ये ऐसे बोल सकता हूं, जिसका परमाणु क्रमांक जितना होगा उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई, और ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट होता है प्रोटॉनों का। समझ में आ गई ना। कुछ नहीं, सारी चीजें समझा दी, आगे जाके प्रॉब्लम जब सॉल्व करवाऊंगा तब देख लेना। अभी तो फिलहाल में इतनी चीजों को ध्यान में रखो कि इनकी खोज किसने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाम किसने दिया था, स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने 1874 में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने, कब, 1886 में। और अब मैं डिस्कशन करूंगा न्यूट्रॉन के बारे में। पता है न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो चलो ठीक है न्यूट्रॉन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देख लो तीसरा न्यूट्रॉन। तीसरी डेफिनेशन हो गई आप लोगों की न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, आप लोगों को पता है न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो देखिए जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, अर्थात न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, ना ही तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन आप लोगों का न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 में किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन भी आप लोगों को कहां पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसको निकालते कैसे अभी बताऊंगा, पहले इसकी खोज लिख देता हूं कि जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 में किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो देख लो न्यूट्रॉन की जो खोज है आप लोगों की किसने की है, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। जेम्स चैडविक कब की थी, सन 1932 में। ठीक है ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी, सन 1932 में की थी। और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है, मतलब उदासीन होता है, और कहां पर पाया जाता है, नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस में पाया जाता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गई। लेकिन बात अब ये आती है कि सर हमें इलेक्ट्रॉनों का पता लग गया कि इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे देखेंगे, सर हमें प्रोटॉनों का भी पता लग जाएगा, प्रोटॉनों को कैसे देखेंगे, लेकिन सर हम न्यूट्रॉनों को कैसे देखेंगे। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई इस एटम के अंदर, कोई भी एटम का एग्जांपल ले लिया, इस एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या निम्न में से कितनी है, तो आप लोगों को न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना आनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है n बराबर a माइनस पी, n बराबर a माइनस पी। बात समझ में आ गई ना, n बराबर a माइनस पी। यहां पर n किसको शो कर रहा है, मैं लिख देता हूं यहां जो आप लोगों का n है ये किसको शो कर रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आप लोगों का a किसको शो कर रहा है, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। ये तो किसको कर रहा है, न्यूट्रॉनों के नंबर को शो कर रहा है, और ये द्रव्यमान संख्या मतलब कैपिटल ए कौन हो गया, मास नंबर हो गया आप लोगों का। और ये जो आप लोगों का पी है ना, ये किसको शो कर रहा है, प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या। बात समझ में आ गई ना। ये स्मॉल एन किसको शो कर रहा है, अरे भाई न्यूट्रॉन निकाल ले तो न्यूट्रॉनों की संख्या को शो करेगा। ठीक है ना। ए किसको कर रहा है, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। और आप लोगों का पी किसको कर रहा है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों का नंबर। बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसका मतलब ये निकला कि अगर द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉनों को घटा दें तो हम लोगों को कौन मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे, कल की क्लास में जब मैं आप लोगों को इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तब आप लोग देख लेना किस तरीका से निकालते हैं। अभी तो आप
आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों के सामने n बराबर a माइनस पी। n न्यूट्रॉनों की संख्या, a द्रव्यमान संख्या मास नंबर जिसका डिस्कशन अभी करने वाला हूं, ठीक है ना, और p किसको शो कर रहा है, प्रोटॉनों की संख्या। तो n बराबर a माइनस पी, बस ये लो, ये न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो एक तो फॉर्मूला ध्यान में रखना है और एक आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि खोज इसकी किसने की थी, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, कब, सन 1932 में। तो इस तरीका से आप लोगों का न्यूट्रॉन भी क्लियर होता है। अब मैं चौथी डेफिनेशन किसकी लेता हूं, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो चौथी डेफिनेशन परमाणु क्रमांक, फिर पांचवी डेफिनेशन किसको लूंगा, द्रव्यमान संख्या मास नंबर। फिर आप लोगों का ये तो क्लियर करवा ही दिया, ठीक है ना, ये द्रव्यमान संख्या भी क्लियर करवा दूंगा, प्रोटॉन क्लियर करवा दिया, इलेक्ट्रॉन क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक लेता हूं, फिर द्रव्यमान संख्या लूंगा। तो देख लो अगली डेफिनेशन परमाणु क्रमांक की। अगली डेफिनेशन हो गई आप लोगों की परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, और इसको किससे शो करते हैं, हम जेड से शो करते हैं। बात समझ में आ गई ना। परमाणु क्रमांक को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और इसको हम किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि भाई आप लोगों की जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए बताई थी कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जैसे कि किसी ने अगर ऐसा बोल दी कि भाई इसके अंदर 20 प्रोटॉन है, तो समझ जाना आप लोगों को कि इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 20 ही होगा, ठीक है ना। या उल्टा बोल दो, किसी ने बोल दिया कि इसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो समझ जाना इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 20। या कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी ने बोल दिया भाई इसमें तो 26 प्रोटॉन है, तो समझ जाना इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 26। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि परमाणु क्रमांक किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉनों की संख्या पर, और प्रोटॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, परमाणु क्रमांक पर। बात समझ में आ गई। दोनों की डेफिनेशन सेम ही होती है, ठीक है ना, एक दूसरे पर डिपेंड करती है दोनों की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग समझ में आ गए कि परमाणु क्रमांक की क्या डेफिनेशन होता है। परमाणु क्रमांक की ये डेफिनेशन होती है कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये तो आप लोगों को पता है कि एक उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे कि किसी का परमाणु क्रमांक जैसे 22 है, 22 है, तो आप लोगों का जवाब ही होगा, और इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो आपका जवाब ही होगा कि 22 तो इसमें प्रोटॉन है, 22 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों का ये परमाणु क्रमांक भी खत्म होता है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक खत्म हो गया। अब मैं डिस्कशन करता हूं उसकी 5वें नंबर की डेफिनेशन की, द्रव्यमान संख्या मास नंबर, जिसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल ए से। तो देखो उसको भी देख लो। अब देखो मैं 5वें नंबर की हेडिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर, और इसको हम शो करते हैं कैपिटल ए से। किससे शो करते हैं, कैपिटल ए से। तो देखो द्रव्यमान संख्या मास नंबर की मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूं कि द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के योग को, टोटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या मास नंबर। एक बार फिर से समझना, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप जोड़ दोगे ना, तो वो किसका नंबर निकलकर सामने आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या का, मतलब मास नंबर का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये बना, ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन। मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो वो किसकी संख्या निकलकर सामने आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। तो यहां पर लिख देता हूं, यहां आप लोगों का, यहां कैपिटल ए बराबर हो गया आप लोगों का द्रव्यमान संख्या मास नंबर, द्रव्यमान संख्या मास नंबर। पी यहां पर किसको शो कर रहा, प्रोटॉनों की संख्या, पी किसको शो कर रहा, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है ना। एन यहां पर किसको शो कर रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों की संख्या। एन किसको शो कर रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये हो गया आप लोगों का ए बराबर पी प्लस एन। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप देखो ध्यान से समझना कि आप जब भी किसी भी परमाणु का प्रतीक मतलब सिंबल लिखते हो, तो हम क्या करते हैं, सिंबल लिखते वक्त हम सिंबल लिखते वक्त क्या करते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, जो मास नंबर होता है, उसको तो हम ऊपर लिखते हैं, और जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल ले लिया, तो आप लोगों को पता हम सोडियम को कैसे लिखते हैं कि नीचे तो हम किसको लिखते हैं, परमाणु क्रमांक को। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता
होता है 11 और ऊपर हम किसको लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को, मास नंबर को। तो सोडियम का जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, वो कितना होता है, 23 होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए किसी भी परमाणु का जब हम प्रतीक लिखते हैं तो परमाणु क्रमांक को तो मतलब एटॉमिक नंबर को तो कहां पर लिखते हैं, नीचे, और द्रव्यमान संख्या मास नंबर को कहां पर लिखते हैं, ऊपर। तो ये यहाँ पर ये 11 किसको शो कर रहा है, परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर। और आप लोगों का ये किसको शो कर रहा है, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। और ये कौन है, आप लोगों का परमाणु, कोई भी एटम है आप लोगों का जो आवर्त सारणी के अंदर है, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जब भी हम किसी भी परमाणु का प्रतीक लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, तो उसमें ऊपर हम किसको शो करते हैं, द्रव्यमान संख्या को मतलब मास नंबर को, और नीचे किसको शो करते हैं, परमाणु क्रमांक को मतलब एटॉमिक नंबर को। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों का ये द्रव्यमान संख्या भी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। ध्यान में रखना, फॉर्मूले मैंने आप लोगों के लिए 2 बताए, एक तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बताया, ठीक है ना, और एक मैंने द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला बताया। बाकी का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक कैसे निकालोगे उसका भी मैंने आप लोगों के लिए तरीका बताया है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के लेक्चर में हमने किसका डिस्कशन किया था, एक तो डाल्टन का डिस्कशन किया था, ठीक है ना। डाल्टन के बाद हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी, जिनमें पहली डेफिनेशन में हमने किसका डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रॉन का। दूसरी के अंदर हमने किसका डिस्कशन किया था, प्रोटॉन का। तीसरी के अंदर हमने किसका डिस्कशन किया था, न्यूट्रॉन का। और चौथी के अंदर हमने किसका डिस्कशन किया था, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और पांचवी डेफिनेशन जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगले लेक्चर में मैं इनकी सबकी प्रॉब्लम बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से आते हैं और आप लोगों को जवाब किस तरीका से देना है, ठीक है। आप तो बस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। 2 फॉर्मूले बताए, एक तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बताया, n बराबर a - p, और एक आप लोगों को बताया द्रव्यमान संख्या a बराबर p + n। 2 फॉर्मूले को ध्यान में रख लेना, बाकी का और तरह तो सबका तरीका बताया है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में जितने भी इनके क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को तो बस इतना ही काम है कि जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में इस लिंक को शेयर करते रहना, जिससे कि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ जाए, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट जैसे मैं वीडियो डालूं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों के लिए विश्वास दिलाता हूं कि जो स्टूडेंट मेरे से जुड़ गया, सिलेक्शन तो मैं उसका दिला के ही छोड़ूंगा, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री में अगर अच्छे नंबर आ गए तो आप लोगों को पता, और भी सब्जेक्ट में अगर थोड़े थोड़े नंबर भी ले आए ना तो सिलेक्शन आप लोगों का पक्का है। इसलिए जो स्टूडेंट मेरे से जुड़ गया सिलेक्शन उसका पक्का है, और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ चुके हैं वो अच्छी तरीके से इन चीजों को जानते हैं। मेरा बीएससी एमएससी का रिजल्ट है हमेशा ही टॉप नंबर का रहता है, तो लैब असिस्टेंट का रिजल्ट भी मेरा टॉप नंबर पर ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।